प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को कतई स्किप न करें और हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन के अलावा भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें और ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को देखिए। क्लास 10 जो है सभी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्र हर एक क्वेश्चन को देखें। देखिए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप कब सोल्व कर पाओगे? जब आपने डिस्क्रिप्टिव टाइप के सारे क्वेश्चंस या पूरा हर एक कंटेंट को अच्छे से समझ रखा है, तभी आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 2 है एसिड बेस और साल्ट से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे अपच यानी कि एंटी एसिडिटी जो बनती है, अपच का उपचार करने में निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे अपच यानी कि एसिडिटी कब होती है? जो हमारी जो आमाशय है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण हमारे जो आमाशय है यानी कि स्टोमच का जो माध्यम है वो एसिडिक हो जाता है। तो अत्यधिक एसिडिटी के कारण अपच की कंडीशन होती है। उस समय हम क्या करते हैं? एंटा एसिड टेबलेट का यूज करते हैं। एंटा एसिड टेबलेट में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टेबलेट होती है या उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा एंटी एसिड हो जाएगा, यानी कि एंटी एसिड। और एंटी एसिड मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया। तो यानी कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए पीएच वैल्यू, हमारा जो बॉडी है एक निश्चित पीएच पर ही काम करती है, और हमारे जो ब्लड का पीएच होता है 7.4 होता है, यानी कि 7.4, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, यानी कि 7.4 हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि हमारा जो ब्लड है हल्का क्षारीय होता है, और हमारा जो शरीर है ये 7.8 और 7 के बीच में इस पीएच पर काम करता है। इससे ज़्यादा पीएच होने पर, इससे कम पीएच होने पर हमारी जो बॉडी है एडजस्ट नहीं कर पाती है और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विलियन यानी कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो लाल लिटमस को यानी कि रेड लिटमस है उसको क्या कर देता है? नीला। इसका पीएच क्या होगा? तो देखिए लाल लिटमस को नीला करता है और नीले को लाल करता है। तो नीले को लाल कौन करता है? नीले को लाल एसिड करता है, और बेस क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। और बेस का जो पीएच मान होता है यानी कि क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, यानी कि 7 to 14 के बीच में। और एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है 7 से नीचे और 0 तक। अब यहाँ समझने की बात है कि 7 से जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, और 7 से जितना कम होगा वो उतना ही एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देखिए लाल लिटमस को नीला कौन कर रहा है? बेस कर देता है, और बेस का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि 7 से अधिक कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10। क्योंकि यहाँ पे जो और ऑप्शन दिए हैं इन सब में 7 से नीचे है, और 7 से नीचे कौन है? एसिड। तो और एसिड क्या करते हैं? नीले को लाल में बदल देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? लाल को नीले में बदला जा रहा है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है? बेसिक नेचर का, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके लिए, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कुछ बातें ऐसी भी होगी जो क्वेश्चन से रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चन से संबंधित है, लेकिन अदर क्वेश्चन में आपको फायदा दे सकती है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? यानी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए भोजन का जो पाचन है हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि माउथ के अंदर जो हमारे जो लारी ग्रंथियां होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, वो क्या करती है? सलाइवा रिलीज करती है। उसके अंदर टाइलिन एंजाइम होता है, एमाइलोज एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च जो होती है, जटिल शुगर होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, उसको क्या करती है?
उसको तोड़ देती है सिंपलर में, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देती है, यानी कि यहीं पे भोजन का पाचन हो जाता है। लेकिन क्या पूरा पाचन यहाँ हो जाता है? नहीं, पूरी तरह से हमारा जो भोजन है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कंटेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और कुछ अन्य मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो जो प्रोटीन्स है, वसा है यानी कि फैट है, कार्बोहाइड्रेट, उन सब का कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होता है, क्योंकि छोटी आंत में पूर्ण पाचक रस यानी कि अग्नाशयी रस और जो हमारा पित्त रस, इस प्रकार का संपूर्ण जो रस है, संपूर्ण जो प्रोसेस हो जाती है, यानी कि भोजन का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है। और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि विलीज होती है, वो क्या करती है, जो एब्जॉर्प्शन का जो एरिया बढ़ा देती है, जिससे भोजन का जो पाचन है, एब्जॉर्प्शन है, वो आसान हो जाता है और हमारी जो बॉडी तक जो पचित भोजन है, डाइजेस्टिव फूड है, वो पहुंच जाता है और ब्लड तक, और ब्लड से हमारे टिश्यू तक पहुंच जाता है। तो यानी कि भोजन का कंप्लीट डाइजेशन जो हो जाता है वो छोटी आंत में होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताया विली, तो विली क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं जो कि पचित भोजन को अवशोषित करते हैं और ये छोटी आंत में स्थित होते हैं। ओके, अब छोटी आंत जो होती है, अब ये आकार में पतली होती है लेकिन लंबाई इसकी ज्यादा होती है। ओके, और आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट भी है। बड़ी आंत जो होती है ये छोटी आंत के बाद आती है और इसमें क्या होता है, जो मिनरल्स है, जो वाटर है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, बड़ी आंत में। इसके बाद जो अपचित भोजन है रेक्टम में जाएगा और इसके बाद एनस से आउट ऑफ बॉडी चला जाएगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आमाशय इसलिए लिया क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी बता दिया था कि आमाशय में भी भोजन का पाचन होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये क्या कार्य करता है, हमारे भोजन में आने वाले हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारा ब्रेन क्या है, हमारी पूरी बॉडी की जो समन्वय प्रोसेस है, फाइन एडजस्टमेंट के लिए उत्तरदायी है। हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, सेरिब्रम है, और हमारा पश्चिम मस्तिष्क यानी सेरिबेलम है, और हमारा मिड ब्रेन है, ये जो सभी वेरी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। हमारा जो अग्र मस्तिष्क सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी थिंकिंग पावर, बुद्धिमत्ता, ये सब सेरिब्रम से रिलेटेड है। और पश्चिम मस्तिष्क हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है, क्या बनाता है, बैलेंस और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जैसे मेडुला ऑब्लिगेटा है, अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसके लिए सोचने के लिए हमारा अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। हृदय स्पंदन हार्ट बीट से संबंधित भी है, उसको भी यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है जैसा मैंने अभी बताया आपको। और शरीर का बैलेंस भी बनाता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। तो ये सारे काम करता है। इसका मतलब क्या है, उपरोक्त सभी यानी कि मस्तिष्क सभी के लिए उत्तरदायी है, यानी कि तीनों प्रोसेस करता है। नर जनन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर जनन हार्मोन यानी कि ऐसा हार्मोन जो नर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करता है, और ये जो है ये हमारे टेस्टिस द्वारा रिलीज होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या है, नर जनन हार्मोन का एग्जाम्पल है। इंसुलिन की हम बात कर लेते हैं। इंसुलिन जो है हमारी जो पेनक्रियाज है उसके अंदर जो बीटा कोशिका होती है वो क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती है। और ये इंसुलिन क्या कार्य करता है, हमारे जो है शुगर का लेवल कंट्रोल करता है हमारे ब्लड में, और इसकी कमी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन भी यहाँ हो गया। और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो पेनक्रियाज जो है, जो अग्नाशय है, उसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये पेनक्रिएटिक जूस भी सेक्रेट करती है। साथ ही साथ एक इंसुलिन हार्मोन, अल्फा जो ग्लूकेगोन हार्मोन, और इस प्रकार की जो हार्मोन भी रिलीज करती है, इसलिए यानी कि हार्मोन भी प्लस पाचक रस भी रिलीज करती है, इसलिए मिक्स ग्लैंड है। कौन, पेनक्रिएटिक ग्लैंड यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। थायरॉक्सिन जो है थायराइड द्वारा रिलीज होता है,
और इसके लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड गोइटर घेंगा रोग हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा रिलीज होता है, और अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो जो आकार है, वो साइज जो है वो कैसी रह जाएगी, छोटी रह जाती है मनुष्य की। जनन हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, नर के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना और जो स्पर्म का डेवलपमेंट होना और इस प्रकार के, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड है। और वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, और इसकी कमी होने पर जो मनुष्य की जो लंबाई है वो कम बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जस्ट अभी मैंने बताया मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और घेंगा जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, यानी कि आयोडीन की कमी से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, पादप वृद्धि संदमक हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वृद्धि को कंट्रोल करता है। तो कौन सा हार्मोन वृद्धि को कंट्रोल करता है, एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को कंट्रोल करने यानी वृद्धि नियामक हार्मोन है। और साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है। जिब्रेलिन हार्मोन और यहाँ पे एथिलीन हार्मोन ये फलों को पकाने का काम करता, और जिब्रेलिन जो है ये पर्व संधियों यानी कि जो नोड्स जो होती है, पर्व नोड होती है, उनकी वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दो तंत्रिकाओं के बीच जो खाली जगह है उसको कहते हैं सिनेप्स, और यहीं पे जो आवेग हैं वो सूचनाओं को एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन्स तक पहुंचाया जाता है, तो यहाँ पे है सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में फल का निर्माण, जो देखिए जो पादप जो है उनमें फल जो बनता है, जो ओवरी होती है, पुष्प के सबसे नीचे जो ओवरी होती है, थैलेमस के ऊपर जो ओवरी होती है, वह ओवरी जब परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, वही क्या कहलाती है, फ्रूट कहलाती है। यानी कि मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि ओवरी यानी कि अंडाशय, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ओवरी। ओके, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल, और ओव्यूल आगे जाके क्या बनाएंगे, सीड बनाते हैं, सीड यानी कि बीज बनाते हैं। मानव में निषेचन स्थल, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए निषेचन क्या होता है, यानी कि नर युग्मक कौन हुए, शुक्राणु, और मादा युग्मक कौन हुए, अंडाणु, दोनों का फ्यूजन होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, और किस जगह होता है, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स, यानी कि अंडवाहिनी में या फेलोपियन ट्यूब में। तो ओके, तो यहाँ पे यानी कि अंडवाहिनी, या इसका एक और नाम है फेलोपियन ट्यूब। ओके, और अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, यानी कि ओवम बनते हैं, और गर्भाशय यानी कि यहाँ पे बच्चे का विकास होता है। और जिस स्ट्रक्चर से जो चाइल्ड है जो जुड़ा रहता है माता से, उसको कहते हैं प्लेजेंटा, कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेजेंटा। और प्लेजेंटा की सहायता से ही वो भोजन लेता है अपनी मदर से। और ये जो प्लेजेंटा है एक हार्मोन भी रिलीज करता है, उसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोगोनिक हार्मोन है HCG। और शुक्राशय यहाँ पे ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, स्पाइरोगायरा शैवाल में जनन की विधि है। तो स्पाइरोगायरा जो है यानी कि एल्गी है, और एल्गी में जनन की जो विधि है वो है विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो एल्गी जो होता है, इस तरह का जो एल्गी होता है उसके जो फ्रेगमेंट जो होते हैं वो टुकड़े हो जाते हैं, यानी टूट जाता है, और हर जो फ्रेगमेंट है नए जीव का निर्माण कर लेता है। और ये जो विधि है ये असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है, यानी कि असेक्सुअल मेथड है। तो ये विखंडन विधि यानी कि फ्रेगमेंटेशन मेथड कहते हैं। मुकुलन किस में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होता है हाइड्रा में। और पुनरुद्भवन यानी कि ये होता है प्लेनेरिया में। और बीजाणु समासंग ये होता है राइजोपस यानी कि फंगस में। ओके, नेक्स्ट देखिए, पत्तियों द्वारा जनन। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक विधि है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसमें रूट द्वारा यानी कि जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा यानी कि लीव्स द्वारा, और स्टेम यानी कि तने द्वारा। जड़, तना और पत्ती के द्वारा नए जीव का, नए पौधे का निर्माण हो सकता है।
इस विधि को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आती है। तो इसमें जो पत्तियों द्वारा जनन होता है वो ब्रायोफिल्म यानी कि पत्थर चट्टा में होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ब्रायोफिल्म यानी कि पत्थर चट्टा। ओके, गुलाब जो है इसका जो स्टेम है यानी कि कलम जो है यानी कि ये तने द्वारा होता है। आनुवांशिकता का जनक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स का पितामह कौन है, जेनेटिक्स का पिता कौन है। तो जो ग्रेगर जोहन मेंडल है जिसने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अफ्यून का नियम, डोमिनेंट का नियम, ये जो नियम दिए और ये नियम देने के कारण ये क्या हुए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि और इनके नियमों को मान्यता इनके रहते हुए नहीं मिली और इनके मरने के पश्चात इनके नियमों को मान्यता मिली, क्योंकि 3 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इनके नियमों की पुनः खोज की थी और उनके नाम मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। ह्यूगो डी ब्रीज, शेरमार्क और कॉल कोरेंस, इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1900 के आसपास जो मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी और मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई। और ये मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल। और डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया, यानी कि जो प्रकृति के अनुसार जो जीव अपने आप को डाल लेते हैं उनका अस्तित्व जिंदा रहता है, वो अपने आप को जिंदा रख पाते हैं, और जो अपने आप को नहीं डाल पाते हैं उनका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। प्राकृतिक वर्णवाद के प्रवर्तक, जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ये हैं डार्विन। और डार्विन प्राकृतिक वर्णवाद के प्रवर्तक थे और प्रकृति के अनुसार प्रत्येक जीव अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को डाल लेता है, उसके अनुसार एडेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है वह। तो देखिए लेंस है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार का होता है, ये इसका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यानी कि जिस बिंदु पर कोई प्रकाश किरण बिना रिफ्रैक्शन के चली जाती है, यानी कि ये आई किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे, और वह बिंदु क्या होगा, वो होगा ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशीय केंद्र, यानी कि प्रकाश की केंद्र होता है वह। ओके, और देखिए यहाँ पे इसके अलावा अगर कोई पैरेलल आ रही है तो यहाँ से फोकस से गुजरेगी, और कोई अगर फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो क्या हो जाएगी, और फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो पैरेलल हो जाती है इस तरह से। इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो फोकस पे आ रही है तो पैरेलल हो जाती है, और ऑप्टिकल पे जा रही है तो सीधी सीधी चली जाती है, और पैरेलल आती है तो फोकस पे चली जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के बाद में। पानी में रखी पेंसिल किस परिघटना के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो देखिए प्रकाश जो किरण है वह अलग अलग माध्यम में उसकी चाल अलग अलग होती है, इस परिघटना के कारण ही वह मुड़ जाती है। तो कारण क्या है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि अगर हम एयर की बात करें या अलग अलग मीडिया की बात करें तो जो जैसे जैसे हम डेंसर मीडिया में जाएंगे, जैसे जैसे हम सघन माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश की चाल घटती जाएगी। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसी परिघटना के कारण ही अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की घटना होती है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। और प्रकाश का अपवर्तन यानी कि व्हेन ए लाइट रे इज एंटर फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडिया और रेयर टू डेंसर मीडिया, देन द लाइट रे इज डाइवर्ट फ्रॉम द पथ, यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी डेंसर मीडिया यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या विरल से सघन में प्रवेश करती है, उस समय प्रकाश किरण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मूल मार्ग से डाइवर्ट हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि इस घटना को प्रकाश का रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन के कारण ही अर्ली सनराइज और डिले सनसेट जैसी घटना होती है। और पानी में रखा हुआ जो सिक्का है उभरा हुआ दिखाई देता है, और पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी है यहाँ पे, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ओके, गोली दर्पण का सूत्र है। तो गोली दर्पण का जो सूत्र है देखिए यहाँ पे, गोली दर्पण का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v + 1/u। अगर आपको लेंस का पूछा जाए तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा,
यानी कि लेंस का पूछा जाए तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस के लिए है। किसके लिए है? लेंस के लिए है। और ये जो है दर्पण के लिए है। और लेंस में अगर आपको मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो h डैश यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है और h यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे अगर ये नहीं हो तो आप इसमें v/u की सहायता से भी निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन। और अगर मिरर की बात करें तो यहाँ पे जो है m बराबर हो जाएगा h डैश अपॉन h या माइनस v/u। ये जो फॉर्मूला है ये आपको मिरर के लिए रखना है और ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये आपको किसके लिए रखने हैं? लेंस के लिए। ओके, अगला, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो यहाँ पे गोली दर्पण दिया हुआ है तो कोई सा भी दर्पण हो सकता है। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है r। और यहाँ जो बीच में जहाँ प्रकाश किरणें मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं फोकस। तो देखिए फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है P से लेके F के बीच की दूरी, यानी कि जो हमारा ध्रुव है उससे फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। और ये जो फोकस दूरी इसका डबल करने पर r के बराबर होता है, यानी कि r जो होती है वो 2f के बराबर होती है। तो f बराबर क्या होगा? r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। तो यहाँ पे f बराबर r/2 होता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। यानी कि फोकस दूरी का डबल कर दो तो वक्रता त्रिज्या की यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी कर दी जाए तो फोकस दूरी आ जाती है। अगला देखिए, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनेगा। तो जो भी अवतल लेंस है, उत्तल लेंस तो आपको पता है, सही वास्तविक और उल्टे इमेज बनाते हैं 5 कंडीशन में। और लास्ट में क्या बनाता है? वो वास्तविक न बना के कैसा बनाएगा? काल्पनिक और सीधा बनाता है। जबकि यहाँ पे अवतल लेंस, तो अवतल लेंस हमेशा सीधा बनाएगा और आभासी यानी कि काल्पनिक इमेज बनाता है। तो यहाँ पे जो अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस आभासी और सीधा इमेज बनाता है। और अवतल लेंस ये इस प्रकार का होता है, इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, वस्तु कहीं पे भी रख दो आप, यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये इस तरह से चली जाएगी और जिस बिंदु पर ये मिलेगी उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस। और यहाँ जो इमेज बनेगा ये बनेगा सीधा। चूंकि रियल किरणें इधर चली गई तो यहाँ हम पीछे वर्चुअली ले जा रहे हैं, तो ये सीधा बनेगा और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और किधर बनेगा? बियॉन्ड लेंस बनेगा, यानी कि लेंस के सामने बनेगा। ओके, इन्फिनिटी पर रखने पर और अगर पास में भी रखेंगे तब भी एफ और ओ के बीच में बनेगा और छोटा ही बनेगा, यानी कि आभासी और सीधा बनता है, न कि वास्तविक सीधा, न कि आभासी उल्टा, न कि वास्तविक उल्टा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आभासी और सीधा। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए, आपके ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आप इनका अध्ययन करें। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी मैं लाने का या इस प्रकार के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को, सहपाठियों को शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के क्वेश्चन का लाभ ले सके। जय हिंद, वंदे मातरम।